हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमिनास, उसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होते हैं बेटा? भूकंप जो आते हैं, भूकंप के झटके, जो अर्थ की एक तरह से शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो प्लेट्स हैं उनके टकराव के कारण से या वो आपस में एक दूसरे से सटके निकल रही हो, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तब क्या आता है, किसकी कंडीशन हो जाती है? अर्थक्वेक, भूकंप की कंडीशन बन जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो अर्थ की शेकिंग है, वाइब्रेशन है, उसी को क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूकंप के कारण से क्या क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं भूकंप का आया और क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले जो मेन इसको डैमेज करेगा, ये बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा। किसको डैमेज करेगा? बिल्डिंग्स को, ठीक है। आप अगर ओपन एरिया में हो तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, घरों को डैमेज करता है, ठीक है। ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? बिल्डिंग्स के पास, या फिर बात करें हम माउंटेन रीजन की, ठीक है। या कभी कभी भूकंप है वो ओशियन के अंदर आ जाता है, समुद्र के अंदर आ जाता है, तो वो सुनामी की फॉर्मेशन कर देता है। वहाँ पर सुनामी, जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं पानी से उठ के, उसकी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स वगैरह को डैमेज कर देगा। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर आप कोई बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग गिर रही है तो वो भी नुकसान हो जाएगा ज़िंदगी का, ठीक है। और जैसे कि समुद्र किनारे, अगर समुद्र के नीचे की प्लेट्स हैं वो स्लाइड की है, ठीक है, एक दूसरे को एक तरह से उनके बीच में टकराव हुआ है, तो क्या हो सकता है? वहाँ पर भी सुनामी, भूकंप के कारण से क्या आ जाएगी? सुनामी आ जाएगी, ऊंची ऊंची लहरें, और वहाँ पर भी जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर सकती है। अगर हम आगे बात करें, अर्थक्वेक किसके कारण से आता है? सबसे पहले अर्थ की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, कैसे बनी हुई है, लेयर्स की बात कर लेते हैं। जो अर्थ का जो अंदर का पार्ट है, इनर पार्ट, उसको कहा गया है कोर। कौन सी लेयर है बेटा? ये कोर। इससे ऊपर जो लेयर है इसको कहा गया है मेंटल, और इससे ऊपर जो लेयर है इसको कहा गया है क्रस्ट। इस लेयर को क्या कहा गया है? क्रस्ट, ठीक है। कोर को दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट को बोल दिया गया इनर कोर, और इस पार्ट को बोल दिया गया है आउटर कोर। कोर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है। मेन पार्ट क्या हो गए? कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो ऊपर से टॉप में जो पार्ट है, जैसे ऊपर से जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो कौन सा है? क्रस्ट। और अंदर चलते जाएंगे तो फिर क्या आएगा अपने पास? कौन सा हिस्सा आएगा? मेंटल लेयर। और उसके अंदर क्या आएगी? कोर। सबसे पहले आउटर कोर आएगी, फिर इनर कोर आएगी। यहाँ पर कोर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मेटल्स हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। यहाँ पर आयरन भी है, वो लिक्विड स्टेट में यहाँ पर मिलता है। मेटल्स बहुत सारे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है आउटर कोर, यहाँ पर मेटल्स भी है, रॉक्स, चट्टानें, कुछ भी है, वो किस में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलता है। मतलब कि मेल्ट होकर लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है, इनर कोर जिसको बोलते हैं, वहां पर आयरन मिलता है, वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, लेकिन टेम्परेचर वहां का भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहां पर सॉलिड स्टेट में क्यों हो? क्योंकि वहां पर प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर के कारण से वो किस फॉर्म में रहता है? सेमी सॉलिड की फॉर्म में वहां पर रहता है। जैसे कि ज़्यादा प्रेशर के कारण से चेंजमेंट आ सकता है स्टेट में। जैसे कि जो सिलेंडर होते हैं अपने घरों में, ठीक है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है, एलपीजी सिलेंडर जो आते हैं उसके अंदर जो गैस भरी होती है, अगर हम सिलेंडर को हिला के देखेंगे, अगर उसके अंदर गैस है तो ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कि उसके अंदर कोई लिक्विड है। हमने ज़्यादा प्रेशर से, ज़्यादा प्रेशर के अंदर वहाँ पर गैस भरी हुई है, और वो ज़्यादा प्रेशर के कारण से, गैस भरने के कारण से, वो किस स्टेज में मिलती है? हमें लिक्विड में, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
तो उस प्रेशर के कारण से यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आयरन है वहाँ पर, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से कठोर है, लेकिन वहाँ पर क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसके आगे अगर बात करें यहाँ पर जो आउटर कोर है वहाँ पर किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड। बात करें मेंटल, तो मेंटल में जो कोर के पास वाले हिस्से हैं इसमें किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। उसके बाद ऊपर जैसे जैसे आते जाएंगे क्रस्ट की ओर, जितना आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में फिर वो मिलते जाएंगे, ठीक है। उससे ऊपर अगर बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट का टेम्परेचर और भी कम है। यहाँ पर तो जो मेटल है, मटेरियल जो भी है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, वो किस रूप में मिलती हैं, सॉलिड फॉर्म में ही मिलती है, लिक्विड का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मेशन है अर्थ की, बेसिक डायग्राम। इसके आगे हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसकी कंडीशन कैसे बनती है, किसके कारण से अर्थक्वेक आता है। हमारी जो अर्थ है इसकी जो क्रस्ट लेयर है उसके नीचे जो प्लेट्स हैं वो सिंगल प्लेट के रूप में नहीं है, बहुत सारी प्लेट हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्लेट्स हिलेंगी तभी क्या आता है, भूकंप आता है। अब वो कैसे हिलेंगी, मैंने बता दिया यहाँ पर, जो नीचे कोर का टेम्परेचर, आउटर कोर का टेम्परेचर, मेंटल का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा के कारण से कुछ तो मेटल्स है यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में है, कुछ जो लिक्विड होगा वो भी यहाँ पर मिलेगा, या कुछ रॉक्स है, चट्टाने हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में है जो आसानी से मेल्ट हो सकती हैं। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, तो उनके कारण से यहाँ पर कन्वेक्शन करंट बन जाता है, कन्वेक्शन करंट। और उस करंट के कारण से यहाँ पर ये प्लेट्स है ये हिलती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा कन्वेक्शन करंट बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा ये प्लेट्स के अंदर हिलने की संभावना ज़्यादा होगी। कन्वेक्शन करंट कैसे बढ़ता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक। एक ये बर्तन है कोई, इसमें पानी है और इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं। इस पानी को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। जैसे ही हम नीचे से हीट देंगे इसको, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है पानी का, लिक्विड का, वो गर्म होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसकी जगह कौन ले लेगा, ठंडा मॉलिक्यूल, ठीक। ये गर्म होगा, ये ऊपर, इधर से ठंडे हैं वो नीचे आते जाएंगे और गर्म होते जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। सेम इसी फॉर्मेशन में ठंडी जो चीजें हैं वो नीचे आती जाएंगी, और जो गर्म होते जाएंगे हीट के कारण से, टेम्परेचर के कारण से, वो ऊपर जाते जाएंगे। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन के कारण से ये प्लेट्स हैं, इनके अंदर मूवमेंट होती है, कन्वेक्शन करंट के कारण से मूवमेंट होती है। और वही मूवमेंट है किसका कारण बनती है, अर्थक्वेक का कारण बनती है, भूकंप का कारण बनती है, ठीक है। अब आसानी से ये प्लेट्स हैं, ये दो तरीके से, एक तरीके समझो इस चीज को, मूवमेंट हो गई, दो तरीके से मूवमेंट कर सकती है। या तो ये एक दूसरे से ऐसे पास हो रही हो, टकरा के, एक तरीके से, मतलब एक तरह से रगड़ने की प्रोसेस है, एक तरह से रबिंग की प्रोसेस इनके अंदर से चल रही हो, ऐसे साथ सटके और पास हो रही हो, ठीक है। तो उसके कारण से भी भूकंप आ सकता है। या फिर आपस में क्या करता है, कोलिजन हो जाए, इनके बीच में टकराव हो जाए, तब भी भूकंप है वो आ सकता है, अर्थक्वेक है वो आ सकता है। अब बात करते हैं किस डिवाइस से अर्थक्वेक को पता लगा सकते हैं कि भाई कितनी पावर का था वो, ठीक है। मापते कैसे हैं, किस स्केल पे मापते हैं अर्थक्वेक को, रिक्टर स्केल पे। किस स्केल पे मापते हैं, रिक्टर स्केल। बात करते हैं इसके लिए डिवाइस क्या है, तो इसके लिए है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जिसको बोल देते हैं, या सिस्मोमीटर। ये डिवाइस है, ये कैसे काम करती है, देखो कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। नीचे से लोहे की प्लेट लगी हुई है,
यहाँ पर एक ऐसे एंगल आई और इस प्रकार की फॉर्मेशन यहाँ, ठीक है। यहाँ पर एक लगा हुआ है ड्रम, रोटेटिंग ड्रम, सिलेंड्रिकल चीज है कोई भी, यहाँ पर जैसे उसको फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, इस प्लेट के साथ, ये रोटेट कर सकता है, इतना काम है इसका। यहाँ से स्टिंग ली, एक रस्सी ली, थ्रेड ली, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक मेटल बॉल को, हैवी मेटल बॉल को यहाँ पर बांध दिया, और यहाँ पर एक पेंसिल का यूज हमने किया है, ये फॉर्मेशन है इसकी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नीचे वाली प्लेट है, इसको जमीन में या जहाँ का हमने नापना है, जहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं होती हैं अर्थक्वेक की, वहाँ पर जैसे मान लो पहाड़ी रीजन में है, माउंटेन रीजन में ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर हम क्या सेट कर देंगे, सिस्मोग्राफ है वो सेट कर देंगे। ये सेट करने के बाद नीचे वाली चीज़ है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, और ऊपर वाली थ्रेड के कारण से अगर ये नीचे वाली चीज हिलेगी तो ऊपर वाली क्या बना देगी, इसके ऊपर एक तरीके से ग्राफ बना देगी, लाइन बना देगी। ऊपर वाली क्यों बनाएगी भाई लाइन, देखो इस चीज को, ये हैवी बॉल है, ठीक है, मेटल की बॉल है, इसके नीचे पेंसिल लगी है, यहाँ पर इनर्सिया काम करता है। इनर्सिया के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ इनर्सिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में वो रहना चाहेगी, ठीक है। तो ये नीचे से क्या कर दिया हमने, माउंटेन के अंदर फिक्स कर दिया है, या कहीं पर भी हमने नापना है वहां पर फिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको ऊपर से लटका हुआ है, ये सेम इस प्रकार की फॉर्मेशन है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। नीचे ये सिलेंड्रिकल ड्रम लगा है, ये ड्रम लगा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ये ड्रम है पूरा, ऊपर से हमने वेट के साथ एक पेंसिल को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और ये सभी चीज़ें नीचे एक बेस के साथ अटैच है, ठीक है, ये सभी चीज़ें। लेकिन ये क्या है, फ्री टू मूव है, क्योंकि इसने फिक्स नहीं किया, ऊपर रस्सी है, हिल सकता है ये। अब जब भूकंप आएगा तो ये पूरा हिलेगा, और वो क्या रहेगा, इनर्सिया के लॉ के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में रहना चाहेगी। ये किस में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। लेकिन ये नीचे वाली चीज हिलेगी, क्यों, क्योंकि जिस बेस के साथ इसको हमने अटैच किया है भूकंप के कारण से वो हिलेगा, लेकिन ये हिलना नहीं चाहेगा। नीचे जो रोटेटिंग ड्रम है वहां पर ऐसे, जैसे कि इसकी ऐसी प्रकार की फॉर्मेशन है, और ये हिलेगा भूकंप के कारण से, तो कुछ इस प्रकार की रीडिंग है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऐसे ग्राफ के ऊपर रीडिंग आएगी एक तरीके से, जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही क्या होगा, उतनी ही वो ऑब्जेक्ट हिली है, उतना ही उसने वहाँ पर ग्राफ है वो शो किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिवाइस है, ये काम करती है। और स्केल क्या है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे हम क्या करते हैं, 1 to 12 यहाँ पर रीडिंग होती है, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मापते हैं एक तरीके से भूकंप को, भाई कितनी तीव्रता का था, कितनी पावर का था, ठीक है। तो लगभग 1.5 के करीब रिक्टर स्केल पे जब भूकंप आएगा, इतने रिक्टर स्केल का, तो क्या करते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता। और बात करें नुकसान करना शुरू करता है करीब 4.5 स्केल का, ठीक है, करीब 4.5 के ऊपर चला जाता है तो वो नुकसान कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर जितना भी आएगा वो उतनी ही ज़्यादा पावर का होगा, उतना ही ज़्यादा वो नुकसान कर सकता है, ठीक है, आसानी से। उसके बाद अगर बात करें जो खतरनाक है, जो बहुत ही डेंजरियस है, वो करीब 7.5 से और 8.5 के करीब है। इससे ऊपर वाला तो वो फिर वो कर ही देगा काम तमाम, ठीक है। यहाँ तक क्या है, 4.5 तक हम इजीली इसको मतलब सहन कर सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह है बची रहेंगी अपनी। लेकिन इससे ऊपर जितना भी जाता जाएगा वो क्या करता जाएगा, नुकसान ज़्यादा कर सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम हर स्केल का यूं लगा लो, जैसे
स्केल 1 है और स्केल 2 है, तो 1 से 10 गुना ज़्यादा है जब रीडिंग 2 आती है वहाँ पर शो होती है, 2 से 10 गुना ज़्यादा है जब रीडिंग 3 शो होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन है इसकी। अब बात करें अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बेटा, क्या कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर मान लो हम घर में हैं, बिल्डिंग में है कहीं पर, तो हमें जल्दी से जल्दी सेफ प्लेस के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। कहाँ चले जाना चाहिए, ओपन ग्राउंड में, पार्क वगैरह होंगे, जैसे शहर में रहते हैं तो पार्क वगैरह जहाँ होंगे, अगर इनकेस बिल्डिंग भी गिरे तो वो आप तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अगर आप घर के अंदर हैं और बाहर भी नहीं जा सकते, ठीक है, तो कम से कम आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि टेबल है उसके नीचे आप बैठ जाओ। ठीक है, क्यों, अगर मान लो इनकेस कुछ होगा भी, छत वगैरह गिरती भी है, तो वो टेबल है कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर पाएगी, वहां से उससे बचा पाएगी आपको। ठीक है, बिल्डिंग ही गिर जाए तो अलग बात है वो तो। ठीक है, और मोस्टली जो एरिया जो सेस्मिक जोन में आते हैं, फॉल्ट जोन में आते हैं, जहाँ पर भूकंप आने का खतरा और भी ज़्यादा रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा मटेरियल है छतों में वो लगाते नहीं हैं, वो हल्की छत रखेंगे। ठीक है, वो मेनली जैसे कि बात करें दीवार है वो भी ज़्यादा हैवी नहीं करते, लकड़ी का यूज़ करके ही बनाते हैं ज़्यादा दीवारें। ठीक है, मतलब कि उनका वेट कम रखते हैं। अगर भूकंप आएगा और वो गिर भी जाएं तो वो क्या होंगी, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। दूसरी चीज़ और देखें, अगर हम घर में हैं और हमें लगता है कि भूकंप यहाँ पर ज़्यादा आता है, ठीक है, घर तो सेफ है हमारा, लेकिन हमें जैसे कि और भी अपने घरों की चीज़ें हैं, जैसे कि अलमीरा है, अलमारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, उससे हमें दूर रहना चाहिए सोते वक्त। दिन के समय में तो कोई बात नहीं, हम देख सकते हैं, अगर सोते समय हमें अलमीरा से दूर सोना चाहिए। कोई ड्रेसिंग है, ठीक है, शीशा वगैरह लगा हुआ उसके अंदर, ठीक है, वो भी हमसे दूर होना चाहिए। कभी भूकंप आ जाए और वो गिर जाए तो भी हमें वो नुकसान पहुंचा सकती है। कोई फ्रेम वगैरह लगा रखी है, फोटो वगैरह बड़ी हैं, ठीक है, और उनका फ्रेम वगैरह कांच वगैरह से बना बना हुआ है, प्लास्टिक वगैरह जो भी से बना हुआ है, तो वो भी आपके ऊपर गिर सकती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कुछ मेथड है ये, हम भूकंप से बच सकते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट है।